हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसके अंदर हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों आर्टिकल समझेंगे। आर्टिकल 29 के अंदर में हम समझेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हम मेनली दो आर्टिकल डिटेल में वन बाय वन इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 29, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसके जरिए मेनली जो सिटीजन है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का क्यों ना हो, रिसाइडिंग पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब ये है कि वो भारत के किसी भी पार्ट में रहता हो, जिसका अलग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, उस सिटीजन के पास ये अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को कंजोर कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी सिटीजन के साथ ये डिनाई नहीं किया जाएगा कि उसके एडमिशन से रिलेटेड, मतलब ये कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा अगर वो इंस्टीट्यूशन मेंटेन किया जाता है या वो इंस्टीट्यूशन रिसीव करता है एड फ्रॉम द स्टेट। तो इन दैट केस किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है फॉर द एडमिशन इनटू दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली ऑन द ग्राउंड। कौन से ग्राउंड पे उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है? रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज, इसके बेस पे किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है फॉर द एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज मेंटेन और रिसीव्ड एड फ्रॉम द स्टेट, जो स्टेट से हेल्प लेता हो और वो मेंटेन होता हो, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है। देन ये जो आर्टिकल 29 है ये प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो दोनों माइनॉरिटीज को ये प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दिया रिलेटेड टू दिस प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29। इसके अंदर में जो सेक्शन ऑफ सिटीजन जो लिखा गया है, इसके अंदर दोनों आते हैं, माइनॉरिटीज भी आते हैं और मेजोरिटीज भी आते हैं। उसके बाद जो कंजर्वेशन सॉरी जो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज है, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज है, इसका मतलब ये भी होता है कि राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर लैंग्वेज। तो आपके लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए आप एजिटेट मतलब आंदोलन भी कर सकते हो, ये अधिकार दिया गया है आपको। ये है वर्डिक मेनली सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद पॉलिटिकल स्पीचेस और जो प्रोमिसेस होते हैं मेनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा बाय दिस, मतलब इन रिगार्ड टू दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसके तहत में ये जो स्पीचेस और प्रॉमिस किए जाते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिटीजन, इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा। अब हम समझेंगे आर्टिकल 30, दैट इज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें इसमें जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज है, इसके अंदर दो टाइप के हैं मेनली माइनॉरिटीज, दैट इज रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। तो इसके अंदर क्या क्या अधिकार मिलते हैं? इसके अंदर पहला अधिकार ये है कि इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना सकता है और उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, उसका प्रशासन देख सकता है। दूसरी कि देखिए, जो भी स्टेट ने एक कंपेंसेट अमाउंट फिक्स किया है, तो उन दैट केस, मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी है, माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी स्टेट लेना चाहता है, उसके लिए जो कंपेंसेशन अमाउंट जो फिक्स किया गया है, इन दैट केस में स्टेट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता या एब्रोगेट नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ मतलब वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, वो जो माइनॉरिटीज़ का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करने के लिए जो स्टेट है और रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है और एब्रोगेट नहीं कर सकता है। तो ये क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज ये राइट मिलता है, राइट टू गारंटीड, ओके, राइट टू गारंटीड देम फॉर द मेनली प्रॉपर्टी, ओके। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ऑफ द माइनॉरिटीज उनको ये अधिकार है, ये राइट है, जो मेनली गारंटेड किया गया है बाय दिस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए। कि देखिए इसके अंदर क्या हुआ है मेनली, देखिए अगर स्टेट जो है वो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है, तो उसके लिए जो फिक्स अमाउंट, उसने जो कंपेंसेशन फिक्स अमाउंट जो किया हुआ है, ठीक है, कंपेंसेशन अमाउंट जो फिक्स करके रखा है स्टेट ने,
उसके केस में मतलब इन दैट केस जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है या एब्रोगेट भी नहीं कर सकता है, बिकॉज ये क्या है, राइट टू गारंटीड है। तो ये मेनली ऐड किया गया है बाय दिस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए। और स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ। ओके, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अब जो ये माइनॉरिटी शब्द है ये संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज का शब्द, माइनॉरिटीज का मीनिंग होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, जो कि मेनली आर्टिकल 30 के अंदर लिखा गया है। देखिए, तीन टाइप के माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला है रिकॉग्निशन एंड एड बाय द स्टेट, मतलब स्टेट ने उसको रिकॉग्निशन दिया है और स्टेट उसको एड करती है। पहली टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गई जो मेनली रेगुलेट करता है स्टेट। उसके बाद सेकंड टाइप की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइजेशन स्टेट के द्वारा करता है, लेकिन एड मतलब हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है। तो इन दैट केस ऑल्सो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय द स्टेट, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है स्टेट से, तो रेगुलेटर भी स्टेट रहेगा। अब देखिए, इन दोनों केस में मेनली जो रेगुलेटरी पावर जो है वो स्टेट के पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी स्टैंडर्ड होगा, एकेडमिक जो भी स्टैंडर्ड होगा या जो भी सिलेबस होगा, या हम बोल सकते हैं जो भी डिसिप्लिन होगा, जो भी सैनिटेशन वाली जो भी रूल रेगुलेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे टीचिंग स्टाफ हो गया या नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें मेनली स्टेट वो रेगुलेट करेगा। देन ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज भी मतलब रिकॉग्निशन भी नहीं और एड भी नहीं प्रोवाइड करता है स्टेट, मतलब स्टेट दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एक तो रिकॉग्निशन भी नहीं दे रहा है और मतलब रिकॉग्निशन भी नहीं है उस इंस्टीट्यूशन के लिए, और स्टेट प्रोवाइड एड भी नहीं कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये रेगुलेट कौन करेगा? वो ऑनर करेगा, लेकिन उनको जनरल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जनरल लॉ में जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया या टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन, इस टाइप से उनको जो जनरल लॉ है ये फॉलो करना पड़ेगा। और जो रेगुलेटरी पावर्स है जो जिसके मतलब मेनली जो स्टेट के पास होता है, इन दैट केस जो जो रूल्स है मतलब स्टेट के जो रूल्स है, जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस है, उसके बाद एकेडमिक स्टैंडर्ड है, डिसिप्लिन, एम्प्लॉयमेंट का जो नॉन टीचिंग टीचिंग का वेलफेयर है, ये सभी फिर स्टेट उसको डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है रिलेटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ मलंकरा सैरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के अंदर में, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है रिलेटेड टू द इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या कहा है? सबसे पहले ये कहा है कि ये अधिकार है माइनॉरिटीज़ के पास कि वो अपना गवर्निंग बॉडी चूज कर सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्निंग बॉडी को चूज कर सकते, अपॉइंट कर सकते टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को। देन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडमिट कर सकते हैं जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में, जो स्टूडेंट को एडमिट कर सकते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन, और अपना फीस स्ट्रक्चर भी वो बना सकते हैं अपने हिसाब से। देन अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट, मतलब जो भी उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके बेनिफिट के लिए अपनी जो भी प्रॉपर्टी और एसेट है उसको यूज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेनली ये इस केस में सेक्रेटरी ऑफ मलाकन सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में 2007 में ये जजमेंट दिया है, जो हम अभी देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज है उनके पास क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले तो गवर्न कर सकते हैं, देन अपॉइंट कर सकते हैं अपने स्टाफ को, देन जो स्टूडेंट को एडमिट कर सकते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन, और अपना फीस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एसेट को यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन उनके पास ये सभी जो अधिकार दिए जाएंगे, मेनली जो माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मेजॉरिटीज़ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ को भी उसी स्टेटस में लेके आना है जहाँ पे मेजॉरिटीज़ है। इसका मतलब ये है कि मेनली क्या करना है, इक्वलिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के बीच में इक्वलिटी लेके आना है, इसीलिए ये सभी राइट्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि ये राइट्स जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, और इसको रेगुलेटरी मेजर के जरिए स्टेट क्या कर सकता है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है थ्रू दिस रेगुलेटरी मेजर्स। तो ये रेगुलेटरी मेजर कुछ भी हो सकते हैं।
देन इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी जनरल स्टेट के जो भी रेगुलेशंस होते उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन देन जैसे कि देखिए इसके अंदर में जो रेगुलेशंस होते हैं स्टेट के, जैसे कि मान लीजिए वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट हो गया या टीचर्स हो गया, रेगुलेशन जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट कंडीशन हो गया, या सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो गया, टीचिंग और नॉन टीचिंग का, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना मेनली काम होता है स्टेट का। देन स्टेट जो है मेनली एलिजिबिलिटी कंडीशन को डिसाइड कर सकता है, और जो इंस्टीट्यूशन है ये किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मेनली जो क्या रेस्ट मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कौन से बेस पे होगा, ये डिसाइड करने का काम इंस्टीट्यूशन को है। और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है ये स्टेट डिसाइड करेगा। तो मेनली इस टाइप से पावर दिया गया है माइनॉरिटीज़ को, और स्टेट को भी उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। देन जो एड किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, तो इन दैट केस देखिए जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ के जो एड किए मतलब हेल्प किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो अधिकार दिए गए उनका जो नेचर है अधिकारों का, राइट्स का, या उसका जो कैरेक्टर है उन राइट्स का, माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स का, जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट है उनको क्या किया जा रहा है, अल्टर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट उनको एड प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्टेट है उनका जो अधिकार है उसको अल्टर कर रहा है, मतलब ये कि जो राइट्स है उनका जो राइट्स का जो नेचर है, कैरेक्टर है, उसको अल्टर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, मेनली जो स्टेट है वो क्या है, बन रहा है एक रेगुलेटर की तरह बन रहा है जो एक जनरल रूल को फॉलो करवा रहा है। और इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन वो अपना जो भी मतलब रैशनल प्रोसेस है उस हिसाब से वो काम कर रहा है, लेकिन जो कुछ ऐसे बेसिक जो राइट्स है या बेसिक जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 30। हम इस वीडियो में क्या क्या समझे, सबसे पहले आर्टिकल 29 समझे जिसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज़ का क्या क्या इंटरेस्ट है और उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन जो आर्टिकल 30 है उसके अंदर हमने समझा कि जो राइट्स है माइनॉरिटीज़ के कौन से, एक तो इस्टेब्लिश करना, ठीक है, उसके बाद उसको एडमिनिस्टर करना, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करना, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो ये पावर दिया गया है माइनॉरिटीज़ को, वो माइनॉरिटीज़ जो है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है। रिलेटेड जो जो अधिकार है इनके पास ये सब हमने थ्रू आर्टिकल 30 समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, दैट इज article 32. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.